हेलो फ्रेंड्स। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या फिर क्लास 11th में एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। निश्चित ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से हर एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय करा रखा है और बाकी क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 का पूरा ज्योग्राफी हमने कवर कर लिया है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं। सिंपल सा सवाल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं। विकल्प में है 25%, 35%, 29% या फिर 27%। इस सवाल का सही जवाब होगा 29%। पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं, बाकी भाग पर महासागर फैले हुए हैं। सिंपल सा कहूँ तो 29% भाग पर महाद्वीप फैले हुए हैं, जबकि 61% भाग पर महासागर फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तावित किया गया। सिंपल सा सवाल है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्तावित कब किया गया था। विकल्प में है 1910, 1912, 1920, 1925। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी 1912। याद रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, दिया गया था, याद रखना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अगला सवाल है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे और इन्होंने 1912 में ये सिद्धांत दिया था। ठीक, चलिए अगला सवाल है, प्लेट विवर्तनिका का प्रतिपादन किसने किया। सवाल है, प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया। विकल्प में है मॉर्गन ने, मैकेंजी ने, पार्कर ने या फिर इनमें से सभी। इस सवाल का सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने 1967 में, कब 1967 में संयुक्त रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, विकल्प नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। सिंपल सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहली बार यूरोप और अफ्रीका को अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी। अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम आर्टेलियस या फिर एंटोनियो पेलग्रिनी या फिर एडमंड हंस। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, अब्राहम आर्टेलियस। ठीक है, 1596 में पहली बार अमेरिका महाद्वीप को यूरोप और अफ्रीका के साथ जोड़ने की संभावना व्यक्त की गई थी अब्राहम आर्टेलियस के द्वारा। ठीक है, कब 1596 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट की गई। बताना है, दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम कब प्रकट की गई थी। 1596 में। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है, कार्बोनीफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे, इसे किस नाम से जाना जाता था। कार्बोनीफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे, इसे किस नाम से जाना जाता था। लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड या फिर पेंजिया। इसे जाना जाता था पेंजिया के नाम से। ठीक है,
कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक रूप में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था। यह एक विशाल महाद्वीप था जो बाद में टूट करके आधुनिक महाद्वीप में विकसित हुआ। जो आप आज महाद्वीप देख रहे हैं ना, उस रूप में विकसित हुआ। यह उस समय का एकमात्र सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है पूरा पृथ्वी, ठीक है। आप इस आकृति में मानचित्र में देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो दिख रहा है ना भाग, ये क्या है, पेंजिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी टूटा हुआ भाग दिख रहा होगा, हल्का अलग अलग दिख रहा होगा। ये 225 मिलियन साल पहले का ये आकृति कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा अनुमान है, ठीक है। और बाकी ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या है, पैंथालासा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से एक में जुड़े हुए थे, जिसे कि सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। और ये वाला जो भाग अब देख रहे हैं नीला कलर का, वो क्या है, पैंथालासा है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलकर फिर देखेंगे कि ये दो भागों में बट गया। ऊपर वाले भाग को कहा गया लॉरेशिया और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लाइन। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया गोंडवाना लाइन का ही हिस्सा था अतीत में। आज भले ही ये लॉरेशिया का हिस्सा है, बट अतीत में आप देखेंगे तो इंडिया जो है गोंडवाना लाइन का हिस्सा था, ठीक। क्योंकि अब भारत देखिए ना, इंडिया कहाँ पर है, चला गया यहाँ पे। ये जो 33 सागर है, यहीं पे तो आज हिमालय है ना। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए सवाल है, पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते थे। पेंजिया के चारों ओर फैले महासागर किस नाम से जाने जाते थे। पैंथालासा, महासागरीय कटक, प्रशांत महासागरीय, टेथित सागर। अब देख सकते हैं ना, ये जो कहा जा रहा है पेंजिया के चारों तरफ, तो ये पेंजिया है, इसके चारों तरफ जो फैले हुए से क्या कहा जा रहा है, पैंथालासा। और पेंजिया ही बाद में टूट करके दो भागों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लाइन, ठीक। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। विकल्प नंबर ए, पैंथालासा, ठीक। वैसे यहाँ भी मानचित्र था ये। यहाँ पे थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ से। पैंथालासा क्या है, यह सही उत्तर है, क्योंकि यह एक विशाल महासागर था जिसने पूरे पेंजिया महाद्वीप को घेरा हुआ था। महासागरीय कटक के बारे में जाने तो यह महासागर की सीमा पर मौजूद पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ना कि ये पूरा महासागर है। वहीं बात करें प्रशांत महासागर में, तो यह आज का महासागर है, जो पैंथालासा का कभी एक अवशेष हुआ करता था, लेकिन यह पेंजिया के समय का नाम नहीं था। वहीं बात करें टेथिस सागर के बारे में, यह पेंजिया के विभाजन के दौरान बने दो महाद्वीप खंडों लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच एक सागर था, न कि पेंजिया के चारों ओर का पूरा महासागर, ठीक है। तो टेथिस सागर जो था ना, वहाँ पे आज क्या है, हिमालय है, ठीक। चलिए अगला सवाल है, पेंजिया कब दो भागों में टूटकर अलग हुआ। पेंजिया कब दो भागों में टूट करके अलग हुआ। 10 करोड़ वर्ष पूर्व, 50 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर 20 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर 25 करोड़ वर्ष पूर्व। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया दो भागों में टूटना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। विकल्प नंबर सी सही होगा। देख सकते हैं यहाँ से, पेंजिया लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है ये टूटना शुरू हुआ था और धीरे धीरे अलग होकर आज के महाद्वीपों में विभाजित हो गया। जैसे आज देख रहे हैं ना महाद्वीप, 7 अलग अलग महाद्वीप हैं, ठीक है। तो ये आज की कहानी है, लेकिन आज से 20 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, ठीक है। यह प्रक्रिया लाखों वर्ष तक चली, जिससे पहले लॉरेशिया और गोंडवाना लाइन जैसे बड़े हिस्से बने और फिर ये हिस्से आधुनिक महाद्वीपों में विभाजित हो गए, ठीक है। चलिए अगला सवाल रहेगा, पेंजिया का विभाजन दो बड़े महाद्वीप पिंडों के रूप में हुआ, इनमें से उत्तरी भूखंड किस नाम से जाने जाते हैं। दो भागों में बटा ना, एक ऊपर वाला को क्या कहा गया, लॉरेशिया, नीचे वाले भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लाइन, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ से उत्तरी भूखंड को क्या कहा गया, उत्तर वाला भूखंड को क्या कहा जाता है, लॉरेशिया कहा जाता है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सही होगा डी विकल्प, ठीक है। और दक्षिण वाला पूछता तो क्या होता, गोंडवाना लाइन होता। चलिए अगला सवाल है, वही लग रहा है, पेंजिया के दो भागों में विखंडन के बाद दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था गोंडवाना लाइन, विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन महाद्वीप गोंडवाना लाइन का भाग है। बताना है इनमें से कौन महाद्वीप गोंडवाना लाइन का भाग है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैप पर अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये गोंडवाना लाइन का भाग है, ठीक है। भारत भी गोंडवाना लाइन का ही हिस्सा है, लेकिन बाद में फिर ये लॉरेशिया की तरफ खिसक करके चला गया, ठीक है। बट विकल्प में यहाँ पे नहीं है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका पूरी तरीके से सब देखेंगे लॉरेशिया का हिस्सा है, जबकि
गोंडवाना लाइन का आप देखेंगे तो कौन है इसका हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, गोंडवाना लाइन के हिस्से में वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, भारत और अरब प्रायद्वीप शामिल है इसमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे सही उत्तर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लाइन का एक हिस्सा था। वहीं बात करें यूरोप के बारे में तो यूरोप उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था, गोंडवाना लाइन का नहीं। और वहीं बात करें उत्तरी अमेरिका का, तो ये उत्तरी अमेरिका भी लॉरेशिया का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ यहाँ पे देखेंगे विकल्पों में से कि ये गोंडवाना लाइन का हिस्सा है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता था। सवाल फिर से सुनिएगा, किस विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। विकल्प में है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, कार्बन 14 पद्धति, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ये विकल्प रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण। ठीक, आइए यहाँ से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि का उपयोग महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को जानने के लिए किया जाता है। यह विधि चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय की दर पर आधारित है, जिससे समय के साथ चट्टानों के निर्माण की तुलना की जा सकती है। वहीं कार्बन 14 क्या है, इस पद्धति का प्रयोग करके मुख्य रूप से जीवाश्मों के निर्धारण के लिए किया जाता है, ना कि महाद्वीपीय चट्टानों के निर्माण के लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल है, हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या कहलाती हैं। विकल्प में है हिमोड, टिलाइट, हिमनद या फिर हिमसर्क। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, टिलाइट। ठीक है, हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें टिलाइट कहलाती हैं। ये अवसादी चट्टानें तब बनती हैं जब हिमनद अपने साथ लाए गए मलबे को जमा कर देते हैं। ठीक है ना, ये अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमनदों के पिघलने के बाद बच जाते हैं। इनमें विभिन्न आकारों के कण, पत्थर और रेत शामिल होते हैं। ठीक है, टिलाइट। तो हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या कहलाती हैं, टिलाइट कहलाती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बाकी यहाँ पर हिमोड, हिमनद, हिमसर्क क्या है यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है ना, तो बाकी ये तो आप लोग को पीडीएफ में पढ़ना है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए कौन सा बल को उत्तरदायी माना। विकल्प में है पोलर फ्लाइंग बल, ज्वारीय बल, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, इनमें से दोनों। ठीक है, याद रखना है वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए इनमें से दोनों अर्थात ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना था। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, जबकि ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, दोनों डेटा याद रखिएगा। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, जबकि ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है। सवाल वही है, पोलर फ्लाइंग या ध्रुवीय बल किससे संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के घूर्णन से, ज्वारीय बल से या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, विकल्प नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से इसका सही जवाब होगा। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अगला सवाल है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस सवाल का भी जवाब मिल चुका होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से प्रभावित होकर महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। तनाव बल, ज्वारीय बल, संपीड़न बल, या इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर बी सही होगा, ज्वारीय बल। ठीक है, ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है। विकल्प में है बुलार्ड, आर्थर होम्स, वेगनर, हेस। हेस नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था होम्स। ठीक है, इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये हेस नहीं हंस है, यहाँ पे कुछ करके था। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। ठीक है, बी यहाँ पे सही होगा, आर्थर होम्स।
संवहन धारा सिद्धांत का संबंध आर्थर होम से है, जिन्होंने 1928-29 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे तो पृथ्वी के मेंटल में रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न तापीय अंतर के कारण संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो महाद्वीपीय विस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अर्थात इस सवाल का सही जवाब है बी, अर्थात होम्स। चलिए अगला सवाल है, सवाल रहेगा आपके लिए, महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेगनर ने, या फिर लोथियन ग्रीन ने, या फिर आर्थर होम्स ने, या हेस ने? इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, महासागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन हेस ने किया था। उन्होंने 1961 में मध्य महासागरीय कटकों के आसपास की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर यह परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बाकी अल्फ्रेड वेगनर के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। ठीक है, अगला सवाल है, रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? सवाल है, रिंग ऑफ द फायर किस सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है? विकल्प में है हिंद महासागरीय क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। रिंग ऑफ द फायर परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इसी के किनारे किनारे ये घोड़े की नाल के आकार का देखेंगे कि ये क्या है, रिंग ऑफ फायर बना हुआ है। और यहाँ पर जानते हैं दुनिया में जितना भी भूकंप आते हैं उसका 90% भूकंप यहीं पर आता है, इसी क्षेत्र में। और सब इससे भी बड़ी बात कि दुनिया में जितने भी एक्टिव वैल्केनो हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका 75% जो ज्वालामुखी सक्रिय जो है ना, यही इसी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे स्थित है? पैसिफिक ओशियन में या प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कि घोड़े के नाल के आकार के जैसा दिखने में लगता है। ठीक, और बाकी डेटा जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे 75% भूकंप देखने को मिलते हैं, जबकि 75% वैल्केनो देखने को मिलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी देखने को यहीं पर मिलते हैं, जबकि 90% भूकंप यहीं पर आते हैं। ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन महाद्वीप लॉरेशिया का भाग था? बताना है कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का भाग था? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, बात हो रहा है यहाँ पे लॉरेशिया। जैसा कि हमने बताया कि पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था, बाद में आगे चल के दो भागों में बट गया। ऊपर वाले को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को क्या कहा गया? लॉरेशिया। दक्षिणी भाग को कहा गया था गोंडवाना लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लॉरेशिया की बात हो रही है कि कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का भाग था। विकल्प में है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सभी तो गोंडवाना लाइन के हिस्से थे, अभी भी हैं। ठीक है, लेकिन भारत को छोड़ करके एशिया जो है ये लॉरेशिया का भाग था। भारत तो बाद में जा करके ऐड हो गया था ना उसमें, लेकिन उससे पहले किस में था? गोंडवाना लाइन का ही हिस्सा था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, एशिया। अगला सवाल है, जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उसे कौन सा प्लेट कहते हैं? जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है उसे कौन सा प्लेट कहा जाता है? उसे कहा जाता है महासागरीय प्लेट। ठीक है, जिन प्लेट का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्र होता है ना, उसे महासागरीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा महासागरीय प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। तो यहाँ देखेंगे यूरेशियन प्लेट, प्रशांत प्लेट और ये अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। इनमें से प्रशांत प्लेट जो है ये महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट ये सभी महाद्वीपीय प्लेट हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर प्रशांत प्लेट एक महासागरीय प्लेट है जो प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से को कवर करती हैं, जबकि यूरेशियन, अमेरिकी और अफ्रीकी प्लेट ये मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्लेटें हैं। चलिए अगला सवाल है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल कितने मुख्य प्लेट में विभक्त है? 10, 7, 6 या 20? देखिए वैसे तो वर्तमान में देखा जाए तो पृथ्वी के स्थलमंडल जो है ना ये कई प्लेटों में बटा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 7 प्लेटों में ही बटा हुआ है। लेकिन छोटे छोटे देखेंगे तो बहुत सारे प्लेटें बटा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो बड़े बड़े प्लेटें हैं ना 7 मुख्य प्लेट हैं।
ठीक है, 7 याद रखना है। छोटे छोटे प्लेट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो मुख्य रूप से जो बड़े बड़े प्लेटें हैं वो 7 ही हैं। कौन कौन से हैं, तो इसका भी नाम यहाँ से याद रखा जा सकता है। जैसे है अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, जिसमें अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेटें भी शामिल इसमें किया जाता है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, ये 7 महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। इसके अलावा छोटे छोटे और भी प्लेटें हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 7 याद रखना है। ठीक, तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। इस अध्याय से 25 प्रश्न थे। इसके अलावा अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बनाना बाकी है। ठीक है, तो ये जब बना लेंगे, ठीक है, पूरा डेटा अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसको लेकर के आएंगे, यानी इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक, तो उसके लिए वेट कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।